हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सी प्लस प्लस जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये किस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से अलग है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक फीचर हैं जिनके विषय में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, और उस फीचर को एक लेक्चर में कवर नहीं किया जा सकता है। हम सक्सेसिवली 2 वीडियो लेक्चर बनाएंगे जिसमें आप आसानी से समझ पाएंगे इन सारे फीचर को। सबसे पहला पॉइंट आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखिए, अब प्रोसीजर ओरिएंटेड में हम डेटा सेंट्रिक वर्क करते थे, डेटा पहले लेते थे, फिर प्रोसेस या प्रोसीजर की बात करते थे कि कैसे कैसे हम रिजल्ट तक पहुँचेंगे। वहाँ पर सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग महत्व रखता था, हमारे डेटा किस तरह से हैं, लेकिन उस डेटा या प्रोसेसिंग का रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से कोई विशेष मतलब नहीं होता था। लेकिन अब हम रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उनका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो स्वाभाविक है कि जो हमारे पास डेटा टाइप प्रोवाइड किए जाते हैं जो कंपाइलर के द्वारा, उस डेटा टाइप से हमारा काम नहीं चलेगा। हमको कुछ स्पेशल डेटा टाइप अपने से डिज़ाइन करने पड़ते हैं। ऐसे प्रोसीजर ओरिएंटेड में भी अलग अलग प्रोविज़न थे अपना सेल्फ डेटा डिक्लेरेशन का, जिसमें एरे की बात थी, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल एरे की बात हम करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यूनियन की बात करते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं। लेकिन उससे थोड़ा और एडवांस होकर के सोचने की ज़रूरत हुई, और यहाँ पर हमने बनाया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के विषय में क्या कहा जाएगा कि ऑब्जेक्ट्स आर बेसिक रन टाइम एंटिटीज़। प्रोग्राम में जो काम हम करते हैं एक्चुअल किसी न किसी ऑब्जेक्ट पर काम करते हैं। इस ऑब्जेक्ट में जैसे देखिए, किसी पर्सन की बात है, अगर स्टूडेंट की हम बात करें तो स्टूडेंट तो रियल लाइफ एंटिटीज है। अगर स्कूल के लेवल पर हम सोचें, कॉलेज के लेवल पर सोचें, तो स्टूडेंट का अपना महत्व है, उनके अपने नेचर है, उनके अपने बिहेवियर है, उनके अपने एंटिटीज़ हैं जिनके विषय में हमको डिटेल प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जिनके रिकॉर्ड को रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चाहे पर्सन की बात हो, किसी प्लेस की बात हो, या मान लेते हैं बैंक अकाउंट की बात हो, लाइब्रेरी के बुक की बात हो, ये उस तरह के एंटिटी हैं जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं और जिनके लिए हम प्रोसेस करते हैं। तो जिन ऑब्जेक्ट पर हम काम कर रहे हैं अपने प्रोग्रामिंग के दौरान, उन्हीं को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब ऑब्जेक्ट्स आर बेसिक रन टाइम एंटिटीज इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम, एनी आइटम दैट द प्रोग्राम हैज़ टू हैंडल। अब जैसे स्टूडेंट के डेटा की प्रोसेसिंग की बात होगी, प्रोग्राम हैंडल करेगा, स्टूडेंट के डेटा की प्रोसेसिंग करेंगे हम। किसी शहर के एट्रीब्यूट की बात है तो शहर के साथ उसका लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, नेम है, पॉपुलेशन है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जिनकी प्रोसेसिंग करने की हमको ज़रूरत पड़ेगी। अगर बैंक अकाउंट की बात करें तो बैंक अकाउंट किसी न किसी पर्सन का होगा, अकाउंट का अलग टाइप होगा, अकाउंट में अलग अलग इंटरेस्ट होंगे, अकाउंट में मैक्सिमम डेबिट या क्रेडिट लिमिट भी हम लगा सकते हैं। मतलब अकाउंट एक रियल टाइम एंटिटी है बैंकिंग सिस्टम में। अगर हम बात करें तो लाइब्रेरी सिस्टम में अगर हम बुक की बात करें, बुक एक रियल टाइम एंटिटी है। तो इस तरह के वो प्रॉब्लम जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, जिनके लिए रियल में हमें प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत होती है, उस प्रोग्राम में जो रियल टाइम एंटिटी है उन्हीं को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और हमारे प्रोग्राम का नाम ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब जो हमारा रियल प्रॉब्लम है, जिसकी प्रोसेसिंग हम कंप्यूटर से चाहते हैं, उसके आधार पर हम प्रोसेसिंग को डिजाइन करें, उसके आधार पर हम प्रोग्राम को बनाएं, उसके आधार पर हम डेटा टाइप बनाएं, उसके आधार पर हम फंक्शन बनाएं, तब तो हमारा काम हो सकता है। जैसे मान लेते हैं, अगर हम बात करें एक स्कूल, और स्कूल में हम लाइब्रेरी सिस्टम की बात करें, या कॉलेज में भी लाइब्रेरी सिस्टम की बात होगी, तो आप सोचिए जरा लाइब्रेरी सिस्टम में क्या कैसे काम होगा। लाइब्रेरी अपने आप में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन हो गया। स्कूल में, कॉलेज में अलग डिपार्टमेंट के तौर पर लाइब्रेरी को ट्रीट किया जाता है, अलग से लाइब्रेरी अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन एक लाइब्रेरी में हमें क्या करना होगा, लाइब्रेरी में हम बुक इस्तेमाल करेंगे, बुक तो रियल वर्ल्ड एंटिटी हो गई।
इस बुक की प्रोसेसिंग कैसे होगी? तो बुक की प्रोसेसिंग में अगर हम बात करेंगे तो बुक नाम का कोई भी वेरिएबल हमारे जो प्रोग्राम है डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग में उस तरह का कोई डेटा टाइप है नहीं। और एक बुक के साथ बहुत सारे एंटिटी हो सकते हैं। बुक का प्राइस होगा, बुक का एडिशन होगा, बुक के पब्लिकेशन का नाम होगा, पब्लिशर का नाम होगा, बुक के राइटर का नाम होगा, बुक के और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं। जब लाइब्रेरी में हम रखेंगे तो एक यूनिक नंबर, बुक का एक्सेशन नंबर भी हम देते हैं। अगर इशू रजिस्टर लाइब्रेरी की बात है तो बच्चों को इशू किया जाएगा, तो इशू डेट की बात होगी, इशू टाइम की बात होगी। बच्चे अगर डिले करते हैं तो कुछ फाइन का भी प्रोविज़न हम रखते हैं। तो इस तरह के जो सारे फीचर हैं वो तो बुक से रिलेटेड है। और जब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की हम बात करते हैं तो हम बुक के इसी डेटा की प्रोसेसिंग की बात करेंगे। हमको वहाँ पर इंटीजर और फ्लोट से काम तो चलने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस बुक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होंगे इनके लिए हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाएंगे। आज इस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो ये प्रोग्रामर को खुद से बनाना होगा, क्योंकि कोई भी कंपाइलर ये प्रोवाइड नहीं करता। आप सी की बात करें, C++ की बात करें, जावा की बात करें, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस तरह के डेटा टाइप प्रोवाइड नहीं करते जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। तो उनके लिए तो प्रोग्रामर को खुद से सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ेगा डेटा टाइप और उनके एट्रीब्यूट को बताना होगा। तो अगर ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है हमारा बुक, तो इससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे उनको हम कहीं ना कहीं अपने से डिफाइन करेंगे और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। इसका मतलब सीधा है कि अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप रियल वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम है वो जिसका कंप्यूटर से समाधान आप चाहते हैं, चाहे एक शॉपकीपर का समस्या हो, बैंकिंग सिस्टम का समस्या हो, रेलवे का समस्या हो, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का समस्या हो, ट्रैफिक सिस्टम कंट्रोल की व्यवस्था हो, या लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की बात हो, लाइब्रेरी मैनेजमेंट की बात हो, स्कूल मैनेजमेंट की बात हो, ये सारे जो रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम है जिनका सॉल्यूशन एक प्रोग्रामर के द्वारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहता है, उसको हम यहाँ पर खोजने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट अब हमारे समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट वो रियल टाइम एंटिटी है, रन टाइम एंटिटी है जो प्रोग्राम में प्रोसेस किया जाएगा। जिस ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को हम समझेंगे, उस पर प्रोसेस के लिए इंस्ट्रक्शन लिखने की कोशिश करेंगे, फंक्शन बनाएंगे और उसके संबंधित एंटिटी या डेटा की प्रोसेसिंग हम करेंगे। ये रियल वर्ल्ड एंटिटी है। अब सवाल है कि रियल वर्ल्ड एंटिटी को जब प्रोसेस करने की बात होगी तो हमारे पास आता है क्लास। अगर हम क्लास की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का सबसे पावरफुल फीचर है क्लास। क्लास को अगर डिफिनीशन देखें तो बहुत मुश्किल नहीं है कि ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। आप सीधे कह सकते हैं कि क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। किसी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है। ऑब्जेक्ट में क्या क्या होंगे, कौन कौन से डेटा एंटिटी हैं, उनका डेटा टाइप क्या होगा, उनकी प्रोसेसिंग कैसे होगी। ये अलग बात है कि एंटिटी का डिक्लेरेशन अगर डेटा टाइप के रूप में हम करेंगे तो हमें फिर से वही पहले से डिफाइंड जो कंपाइलर के पास उपलब्ध है, जिनको हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं, जिसमें इंट है, फ्लोट है, कैर है, डबल है, या स्ट्रिंग की भी बात हम कर लें, तो उन सारे डेटा टाइप से ही हम क्लास में भी डेटा टाइप का डिक्लेरेशन करेंगे, लेकिन ये यूजर के रिक्वायरमेंट के आधार पर बनाए जाएंगे। किसी क्लास का मतलब है कि जैसे अगर बुक हम ऑब्जेक्ट है तो बुक से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे उनको हम बुक नामक क्लास में बना देंगे, और जब क्लास में हम डिफाइन करेंगे तो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगा। इट कंटेन्स द इंटायर सेट ऑफ डेटा एंड कोड टू मैनिपुलेट दैट डेटा। अब देखिए क्लास की बात हम करें तो क्लास सिर्फ डेटा टाइप नहीं है कि जैसे अगर बुक की हम बात कर लें, यहीं पे देखिए कि इस बुक से रिलेटेड कौन सा होगा। तो सबसे पहले एक्सेशन नंबर, बुक का टाइटल,
बुक का प्राइस, बुक का पब्लिकेशन, बुक के राइटर होंगे, ये सारे इंफॉर्मेशन बुक से रिलेटेड है। स्वाभाविक है कि अगर हम बुक की प्रोसेसिंग करेंगे तो हमें उस लाइब्रेरी में अगर रखना है तो कोई ना कोई एक्सेशन नंबर उसको रखना पड़ेगा जिससे हमें यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके बुक को। एक ही पब्लिकेशन के अगर 25 बुक हम ले लाए, एक ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर बुक हमने लाइब्रेरी में 25 खरीद लिया किसी एक पब्लिकेशन एक राइटर का, तो भी हर बुक का एक निश्चित एक्सेशन नंबर होगा। ठीक उसी तरह जैसे क्लास में एक ही नाम के 2-4-5 बच्चे हो सकते हैं लेकिन उनका रोल नंबर तो एक नहीं होगा। तो रोल नंबर हम क्यों असाइन करते हैं? क्योंकि यूनिकली हम आइडेंटिफाई कर सके हर स्टूडेंट को। वही काम हम यहाँ करते हैं, बुक के लिए एक्सेशन नंबर बनाते हैं जैसे स्टूडेंट के लिए रोल नंबर बनाते हैं। तो एक्सेशन नंबर की बात, टाइटल, प्राइस, पब्लिकेशन और राइटर, इतने सारे इंफॉर्मेशन तो इस बुक के रखे जाएंगे। ये वो सारे डेटा आइटम हैं जिनका इंफॉर्मेशन हम बुक के साथ स्टोर करना चाहेंगे। तो क्लास में ये सारे एंटिटी जो है अलग अलग डेटा टाइप के रूप में हमारे पास मौजूद होंगे। ये हो गया बुक का डेटा, ये क्या हो गया? बुक का डेटा। लेकिन सिर्फ डेटा से काम नहीं होगा। डेटा अगर पूरे बुक का आप कलेक्टिवली स्टोर कर देते हैं तो इनकी प्रोसेसिंग कैसे होगी? प्रोसेसिंग में अब यहाँ अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेटर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कभी भी दो बुक को हम अरिथमेटिकली तो ऐड नहीं करेंगे। बुक अगर ऐड करना है तो बुक का नंबर बढ़ा देंगे, बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, बुक नंबर 3, 4, केवल बुक का नंबर बढ़ा देंगे, हमारे पास हो जाएगा 5 बुक्स है। लेकिन ऐसा तो नहीं कर सकते बुक 1 प्लस बुक 2 प्लस बुक 3, ऐसा नहीं लिखते हैं। अब बुक के साथ प्रोसेसिंग क्या होगी? तो लाइब्रेरी में बुक अगर हम परचेज करते हैं तो उसको ऐड करेंगे, लाइब्रेरी से अगर हटा देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं बुक को, तो उसको डिलीट करेंगे रिकॉर्ड से। बुक अगर डिलीवर करना है किसी बच्चे को, अगर कोई स्टूडेंट इशू कराता है तो इशू रजिस्टर में चढ़ाएंगे, अपने यहाँ स्टॉक में कम कर लेंगे बुक को। बच्चा जब रिटर्न करेगा तो उस बुक में फिर से ऐड कर लेंगे स्टोर में। इसका मतलब है कि बुक की प्रोसेसिंग उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेशन हम करते हैं। तो इस बुक के साथ यहाँ पर इसके ऑपरेशन, जिसको जनरली हम लोग बोलते हैं फंक्शन, इस बुक में जो भी ऑपरेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इससे रिलेटेड फंक्शन। तो एक क्लास जो है वो सिर्फ डेटा टाइप नहीं है कि केवल जो भी और रियल लाइफ सिचुएशन है, रियल वर्ल्ड सिचुएशन है या जो ऑब्जेक्ट हैं उनका डिटेल हम बना लिए, डेटा टाइप रख लिए, ऐसा नहीं है। एक क्लास में उस डेटा टाइप के साथ उससे रिलेटेड फंक्शन की लिस्ट भी हम बनाएंगे और इनको एक साथ जोड़ देंगे। मतलब एक क्लास की अगर हम बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट से संबंधित सारे डेटा टाइप और उस डेटा टाइप पर होने वाले स्पेसिफिक ऑपरेशन जो प्रोग्रामर के द्वारा डिफाइन किए जाएंगे, ड्यूरिंग रन टाइम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे। हम बुक को शो कर सकते हैं, बुक के लिस्ट प्रिंट कर सकते हैं, हम बुक में ऐड कर सकते हैं, बुक को अल्टर कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन जो है वो जनरली आप टेक्निकल पर्सन हैं तो आप जानते ही हैं कि क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे। ये सारा काम डेटाबेस में भी बच्चों ने किया है। किसी रिकॉर्ड को कैसे हम ऐड करेंगे, एडिट करेंगे, अल्टर करेंगे, उस तरह के ही ऑपरेशन यहाँ भी परफॉर्म किए जाएंगे। अगर लाइब्रेरी सिस्टम की हम स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट का नेम बदलना हो, टाइटल चेंज करना हो या अपडेट करना हो तो इस तरह से हम कोई ना कोई फंक्शन बनाएंगे। तो एक्चुअल में एक क्लास डिफरेंट प्रिमिटिव डेटा टाइप का ग्रुप है और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसके लिए हमने क्लास बना रखा है उस ऑब्जेक्ट पर परफॉर्म किए जाने वाले हर फंक्शन का कलेक्शन है। इसे जनरली हम लोग बोलते हैं कि एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का जिसमें उसके डेटा टाइप भी हैं और उस पर होने वाले ऑपरेशन या मैनिपुलेशन भी उसके साथ इंक्लूड किए जाएंगे और इसको एक ग्रुप में बांटेंगे और उन्हीं को हम बोलते हैं क्लास।
यही बात यहाँ लिखा हुआ कि द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कंटेन्स द इंटायर सेट ऑफ डेटा। सेट ऑफ डेटा मतलब सेट ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, इंट भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, एरे भी बना सकते हैं हम, उसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है। तो इस तरह के वो सारे डेटा टाइप जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उनका कलेक्शन हुआ इंटायर सेट ऑफ डेटा एंड कोड टू मैनिपुलेट दैट डेटा। अब जब क्लास की बात होगी तो स्वाभाविक है क्लास के अंदर जो हम ये अलग अलग डेटा टाइप बना रहे हैं, सबसे पहले तो इनके लिए वेरिएबल बनाना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, ये किस टाइप के डेटा स्टोर करेंगे। इनको हम लोग बोलते हैं उस क्लास का मेंबर वेरिएबल। जब क्लास के अंदर कोई अलग डिफरेंट डेटा टाइप जो हम डिफाइन करते हैं, हर डेटा टाइप को उसका मेंबर वेरिएबल बोलेंगे। और ये जो फंक्शन है जो उस क्लास के अंदर ही होगा, जो उस पर्टिकुलर डेटा टाइप पर ऑपरेट किया जाएगा, उनको हम लोग बोलते हैं मेंबर फंक्शन। मतलब एक क्लास में मेंबर वेरिएबल होंगे और मेंबर फंक्शन होंगे, दो आपस में इंटीग्रेटेड फॉर्म में एक साथ जुड़े होंगे और बाहरी फिजिकल वर्ल्ड से कभी भी डेटा को एक्सेस नहीं किया जाएगा। अब इसको हम बोल रहे हैं क्लास। तो ऑब्जेक्ट का डिटेल कहाँ मिलेगा? क्लास में मिलेगा। ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन जो है एक्चुअल में वो कहाँ मिलेगा? क्लास में मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट आपने समझा, क्लास समझा। इसके बाद एक टर्म आता है एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन मतलब जब बाहर से हम देखेंगे, अब आप इस तरह से सोचिए कि ये हमारा हो गया क्लास। इस क्लास में कुछ डेटा भी है, मेंबर, और उनके फंक्शन भी है। फिजिकल वर्ल्ड से आइसोलेटेड है। तो अगर किसी बाहरी यूजर को, प्रोग्राम को, ऑपरेटर को अगर ऑपरेट करना होगा तो उसको सिर्फ फंक्शन की जानकारी, डेटा के डिटेल देने की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ फंक्शन की एक्सेसिबिलिटी होगी। डेटा जनरली क्लास के अंदर प्राइवेट फॉर्म में होंगे, उनको बाहर से बिल्कुल भी एक्सेस नहीं किया जा सकता। बिल्कुल एक्सेस क्या, उसको देखा भी नहीं जा सकता। उसके डिटेल को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसने क्लास बनाया उसको पता है, लेकिन ऑपरेटर को वहाँ तक जाकर के देखने की डिटेल की ज़रूरत नहीं है। तो यही बात बोलता है एब्स्ट्रैक्शन कि द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन। पूरा डिटेल डेटा टाइप, सारे डेटा टाइप के विषय में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आप फंक्शन को कॉल कीजिए और फंक्शन में जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट होगा, वो अपने आप क्लास मांगेगा, उसकी एंट्री आप करें, उससे प्रोसेस करें। आपको क्लास के अंदर सारे लोगों को जाकर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिक्योर्ड है। तो हम क्या बोलते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन बोलता है कि डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आप फंक्शन को कॉल कीजिए। इस पार्टिकुलर क्लास में या जो क्लास बेस्ड जो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट में मिनिमम डिटेल में आप काम कीजिए। आपको लाइन बाय लाइन एग्जैक्ट डिटेल एक्सप्लेनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस फीचर को एब्स्ट्रैक्शन। और क्लास में चूंकि हमने मेंबर वेरिएबल, मेंबर फंक्शन बना रखे हैं, तो इनको एक साथ जोड़ के रखने को क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। मतलब रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। तो क्लास क्या फीचर प्रोवाइड कर रहा है हमको? इनकैप्सुलेशन का फीचर प्रोवाइड कर रहा है। इनकैप्सुलेशन का मतलब एक ब्लॉक हमने बना लिया क्लास का, उसमें मेंबर वेरिएबल भी है और उस मेंबर को ऑपरेट करने के, मैनिपुलेट करने के लिए उसके फंक्शन भी डिक्लेयर किए गए हैं। तो इनको एक ब्लैक बॉक्स की तरह हमने बंद कर दिया। अब इसके अंदर ये पूरा एक साथ जो मिल गया, एक साथ पैक हो गया, इसी को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक उसी तरह जैसे मेडिसिन में कैप्सूल होते हैं कि अलग अलग दवा को मिला करके उसको कवर में पैक कर दिए। बाहर के लोगों को उससे अंदर जा करके देखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको खाइए, उसका इफेक्ट देखिए। तो ये है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में डेटा और उसके फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में जोड़ देते हैं। इन डेटा इनकैप्सुलेशन इट इज़ नॉट एक्सेसिबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड। अब इसका डेटा बिल्कुल प्राइवेट है, कोई भी बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता, और अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो फीचर है इसी को हम
डेटा हाइडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि बाहर से तो हमको ये डेटा दिखेगा नहीं, इस डेटा को एक्सेस भी हम नहीं कर सकते। तो ये हाइड हो गया, ये छुपा हुआ है। आप जब भी इनको एक्सेस करना होगा तो उसके फंक्शन को जाइए, इस डेटा को एक्सेस करने का पावर सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को है जो क्लास के अंदर बनाए गए हैं। अब उस क्लास को एक्सेस करने के लिए स्वाभाविक है कि कोई ऑब्जेक्ट रियल टाइम क्रिएट कीजिए। ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करेंगे तो उसमें आपको फंक्शन मिलेंगे, उस फंक्शन को आप कॉल करें और उससे डेटा को एक्सेस करें। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अप्लाई किया जाता है। सीधी सी बात है, आप इस बात को ध्यान में रखें कि अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कंप्यूटर में खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को कंप्यूटर में खोजने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि रियल वर्ल्ड में जो भी एंटिटीज है उनको हम अलग अलग ऑब्जेक्ट में मॉड्यूल बनाएंगे। ऑब्जेक्ट मॉड्यूल कहते हैं या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि रियल वर्ल्ड के किसी भी एंटिटीज को उठाइए, उसकी डिटेलिंग कीजिए, उसमें कितने डेटा टाइप इंक्लूड हैं, अलग अलग डिफरेंट प्रिमिटिव डेटा टाइप को मिला करके हो सकता है वो ऑब्जेक्ट बनता हो। तो ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करें, कितने डेटा टाइप में उनको डिवाइड किया जा सकता है और उस पर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे। मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप अगर नहीं है तो प्रिमिटिव के ऑपरेशन भी ऑपरेट नहीं होंगे। हो सकता है कि ज़रूरत पड़े उनकी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमारा डेटा टाइप अपना बना हुआ है तो उस पर फंक्शन हम वही अप्लाई करेंगे जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है या लॉजिकल ऑपरेटर है या कंडीशनल ऑपरेटर है, उनके इस्तेमाल से हम डेटा की प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। तो हमने डेटा टाइप अपना बनाया है, उस पर ऑपरेशन भी अपना खुद का बनाएंगे और तो उस डेटा को जिसको ऑब्जेक्ट के रूप में हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे और इसके आधार पर हमारी प्रोग्रामिंग बढ़ेगी। जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा, जो जो प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।